हेमंत अत्री साहब जो रोहतक में हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हरियाणा को मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो हेमंत अत्री साहब आपसे, क्या जो तस्वीरें मैंने देखी कल देर शाम को, क्या ये भीड़ कम होना प्रधानमंत्री की सभा में किसी तरह का संदेश या संकेत है? और अगर जींद में, उचाना में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो क्या वो मान लें कि वो उनके लिए कोई अच्छा संकेत है? कैसे देखते हैं आप इसको? ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हेमंत अत्री साहब ने भेजी है, जो गोहाना की कल की सभा की तस्वीर है, कल की सभा का वीडियो। सही कह रहे हैं हेमंत अत्री जी, साहब? बिल्कुल बिल्कुल पंडाल है बिल्कुल। और इससे बड़ा पंडाल या इससे ज्यादा लोग मैंने कल देखा उचाना की सभा में, जैसा कि मैंने कहा मायावती और उनकी भी। और वो भी खास बात कि मोदी की सभा के लिए आसपास के 1.5 दर्जन इलाकों के उम्मीदवार और उनकी सीटों के जो दावे उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनके समर्थकों के जत्थे भी पहुंचे हैं। हेमंत अत्री साहब। धन्यवाद अजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जनसभा थी, इसको रैली नहीं कह सकते आप। रैली वो थी जो आपने कल जींद में देखी, उचाना में देखी। एक बेसिक डिफरेंस ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ पर कितनी कंस्टिट्यूएंसी के लोग थे, तो इसमें 1/4 हरियाणा कवर हुआ था। 22 कंस्टिट्यूएंसी इसमें थी जो इस रैली के अंदर, जो मंच पे जो कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, और 6 जिलों के कैंडिडेट थे। और वो 6 जिले कौन से हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जिले जाटलैंड के थे और 1 जिला रेवाड़ी का था। आपके दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, सोनीपत, रोहतक, जींद, पानीपत, झज्जर और रेवाड़ी, इन 6 जिलों की 22 कंस्टिट्यूएंसीज के जो कैंडिडेट्स थे वो मंच पर थे। इसका मतलब उन कंस्टिट्यूएंसीज की रैली थी। अब आपने कहा कि साहब भीड़ का पैमाना, आपको याद होगा जो 2013 में जब प्रधानमंत्री ने जो चुनाव अपना लॉन्च किया था एक्स पीएम कैंडिडेट 2013 के अंदर 15 सितंबर को, रेवाड़ी की वो रैली याद होगी आपको, जिसमें लाखों लाख लोग आए थे, भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी। और अगर कल की रैली को आप देखेंगे जो कल गोहाना में हुई है, ये उसका 1/10 भी नहीं थी। 1/10 ऑफिशियली जो चेयर्स लगाई गई थी वो केवल 10,000 थी जो टेंट में लगी है। और आप कहें तो मैं उसकी डायमेंशन भी दे सकता हूं। सवाल इसमें यह है अजीत जी कि जो ये रैलियां जो होती हैं हरियाणा में ट्रेडिशनली, एक रैली आपने कल देखी, उसका मोबिलाइजेशन देखिए आप क्या था। उसमें गांव की महिलाएं, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें बड़े व्हीकल। और ट्रेडिशनल हमारी रैलियां ऐसी ही होती हैं। रैली एक चुनाव के दौरान एक उत्सवनुमा चीज है, जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए, गीत गाते हुए, बड़े चाव के साथ अपने नेताओं को सुनने के लिए जाते हैं। एक वो जो पारंपरिक रैलियां है, और एक मैकेनिकल रैलियां है जिसको आप जनसभा कहिए, जो कल गोहाना में थी। वहां पर कोई भी आपको ट्रैक्टर ट्रॉली एक भी नजर नहीं आएगा। वहां पर कारें नजर आएंगी, लग्जरी कारें नजर आएंगी, और आपको बसेस नजर आएंगी। आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च को एक गुड़गांव में रैली की थी। पूरे हरियाणा की 2,500 रोडवेज की बसें उसके लिए एंगेज कर रखी थी, और सारी बसें खाली बसती हुई गई थी। जिसके बाद शाम को ही मनोहर लाल जी की छुट्टी हो गई, नायब सिंह सैनी सीएम बनाए गए थे। बेसिकली क्या है अजीत जी, हरियाणा के अंदर जो ये रैलियां होती हैं, ये एनवायरमेंट बिल्डिंग का एक पार्ट है। किसी भी जब चुनाव में आप चलते हैं आगे, तो जो माहौल बनाने की वो प्रक्रिया, उसमें आपकी स्ट्रेंथ है ये, कि आपकी ताकत देखिए, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस चुनाव के अंदर अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव में, आपने 14 तारीख को आपने चुनाव में रैली देखी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की। वहां उस दिन हालांकि बारिश हो रखी थी, कीचड़ था उस ग्राउंड में, उसके बावजूद भी 5,000 की भीड़ थी, 3,000 कुर्सियां थी, 2,000 लोग खड़े हुए थे, 2,500 सिक्योरिटी वाले लोग थे। इसमें हमारी चर्चा भी हुई। कल की तो जो रैली थी, ये तो वो है जो हार्टलैंड है हरियाणा का। यहाँ पर तो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने हुई हैं, आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं तो 96 से देख रहा हूं, जब सीताराम केसरी आए थे, कल अपनी चर्चा भी हो रही थी कि वहां पे एक रैली हुई थी। पानीपत, गोहाना, जींद, उचाना, ये तो रैलियों जी। की बेल्ट है, रोहतक। तो कल की जो रैली है, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी का जो ग्रास रूट पे वोटर से कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, और लोग नहीं आ रहे हैं, चल के मोबिलाइजेशन नहीं है। एक दूसरा, ट्रेडिशनली आप देखेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी कोई क्राउड पुलर लीडर कभी भी नहीं था। वो हमेशा अपने जो एलाइज थे उनके सारे चलते थे, कभी चौटाला साहब के साथ, कभी बंसीलाल जी के साथ। 2013 में ये पहली बार हुआ कि मोदी जी एक क्राउड पुलर के रूप में बीजेपी में हरियाणा में अवतरित हुए, जो पहली रैली रेवाड़ी जिसका हमने जिक्र किया। अब जब भी मोदी जी आते हैं, तो वो रैलियों में, जो रैली जिसको कहते हैं जनसभा कहिए, उसकी जो भीड़ है वो लगातार कम होती जा रही है। और भीड़ में आता कौन है, ये जानना बड़ा जरूरी है। हरियाणा के अंदर जो रैलियों में भीड़ आती है, वो सबसे बड़ा वर्ग है किसान का। सबसे बड़ा वर्ग वही आते हैं, वही माहौल बनाते हैं। दूसरा वर्ग है जवान का, युवा, यूथ के मोबिलाइजेशन। आपको ध्यान होगा 2013 से अब तक मोदी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यूथ है।
यूथ को जो बड़े बड़े 2 करोड़ रोजगार के सपने दिखाए गए थे, वो सारी बातें हुई थी। इन दोनों वर्गों का बीजेपी से कटना, उसका परिणाम है जो कल आपने गोहाना के अंदर देखा। ना तो कोई किसान दिखा आपको, ना ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखी, ना कोई यूथ दिखा, ना कोई जोश दिखा। और प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उसको भी अगर आप देख, जो प्रधानमंत्री का टिपिकल स्टाइल है आक्रामकता का, और एकदम वो सारी ऑरेटरी, जैसे ही वो हरियाणा में आके भीड़ देखते हैं, नेता का पैर उठता है भीड़ के ऊपर। और जब भीड़ नहीं दिखी तो नेचुरली उनका मोराल भी डाउन हो जाता है। कुछ वो अमेरिका से आए थे, जेट लैग वगैरह भी रहा होगा, ऐसी बात एज भी है। लेकिन कुल मिलाकर के जो भीड़ का पैमाना अगर आप देखेंगे, तो बीजेपी जितनी रैली आपने कल उस भीड़ में देखी जनसभा, उतनी जनसभाएं आप हरियाणा में किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी की देख सकते हैं, रोज हो रही हैं। आपकी इच्छा, आप कहीं भी चले जाइए, उससे ज्यादा भीड़ आपको नहीं। अजीत जी, उल्टा है, अभी तो मनोहर लाल जी खड्डे खोदने में लगे हुए। अगर आपने उनका परसों का अंबाले का भाषण सुना हो, अंबाला के अंदर जब अनिल विज के वहां कंस्टिट्यूएंसी में गए थे वापस में, वहां उन्होंने एक भाषण दिया, आपको मैंने कल वीडियो भेजा था, अगर आपको ध्यान हो तो पड़ा होगा आपके पास। उसमें वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, अभी भी नहीं मान रहे। 2 दिन पहले जो कंगना रनावत ने कहा, उसका तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाई थी। और ऊपर से मनोहर लाल ने अंबाला में फिर जाकर के कह दिया कि हम इस समस्या को, जो बॉर्डर की समस्या है, इसको सुलझाने ही वाले थे। और लेकिन इसमें आप भी समझिए कि जो बॉर्डर से परली तरफ बैठे हैं वो किसान नहीं है, कोट एंड कोट। ये वीडियो है आपके पास। अब अजीत जी, एक बात आइए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को वोट ना भी दे तो कम से कम पैसिफाई करने की कोशिश कर सकती है कि भाई, उसने जो कंगना ने किया उससे तुरंत डिस्टेंस किया बीजेपी ने हरियाणा में। और मनोहर लाल जैसा एक्स डिप्टी एक्स चीफ मिनिस्टर 9.5 साल का, वो इस तरह की बात कर रहा है। ये मोदी को अपनी इच्छा से उनको दूर नहीं करना पड़ा, मोदी की ये मजबूरी हो गई। वरना ऐसा हो जाता है कि मोदी की स्टेज पर मनोहर लाल की हुटिंग होती, आप निश्चित मान के चलिए। और मोदी बड़े समझदार इस मामले, क्योंकि रिपोर्ट आईबी की भी आती है, सारी बात है। तो एक बात आइए, मोदी की सरकार में अजीत जी 8वें नंबर के मंत्री हैं मनोहर लाल जी, 8वें नंबर के इन ऑर्डर ऑफ ओथ। और उनका एक प्रोटोकॉल भी है। और पहली जो रैली थी वो तो कुरुक्षेत्र में थी, और उसमें करनाल जो पार्लियामेंट है इनकी मनोहर लाल जी की, वो भी कवर्ड थी। उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी को डिस्टेंस पे रखा गया, ही वाज केप्ट एट ए बे। और अब जो है कल की रैली थी उसके अंदर भी, और कल की रैली का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बता दूं आपके दर्शकों के लिए, रोचक है कि कल जब प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे, वो जनसभा कर रहे थे, सॉरी, गोहाना के अंदर, उस समय माननीय मनोहर लाल जी नारायणगढ़ में, जो इनकी नायब सिंह सैनी की पुरानी कंस्टिट्यूंसी 2014 की, उसके अंदर मिलन पैलेस में, मिलन पैलेस है नारायणगढ़ में, वहां पर अपने 300-400 समर्थकों को इकट्ठा कर रखा था उन्होंने, जिनको बुद्धिजीवी कह रहे हैं आजकल। और उसके साथ में ही एक जगह है ग्राम देवता का, उसको खेड़ा बोलते हैं, एक जगह है ग्राम देवता के बैंकेट हॉल में मनोहर लाल जी 300 आदमियों की विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री गोहाना में और मनोहर लाल जी 300 आदमियों की रैली कर रहे थे वहां पे। तो इस चीज को आप एक तरीके से देखिए कि जिस व्यक्ति ने 9.5 साल शासन किया, उसको, मनोहर लाल जी सबसे प्रिय में से एक है। आपको ध्यान होगा उनको बदला भी तो अगले ही दिन इस्तीफा दिलवा के उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई है जी। हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर था, तो प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से उनको सम्मान और मान देने में कोई कसर छोड़ी नहीं। और एक एज ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, अगर मनोहर लाल बीजेपी की मदद करने की स्थिति में नहीं है तमाम कारणों से कम उनको ये सेल्फ गोल जो वो अंबाला में करते घूम रहे हैं, या जो हिसार में अपने ही वर्कर को धक्के मरवा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो आज का जो माहौल आप देख रहे हैं, जिसके कारण आपको ये बहस करनी पड़ रही है, चर्चा करनी पड़ रही है कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई कारण है तो मनोहर लाल जी है, उनका व्यवहार है। हरियाणा के किसी एक वर्ग का नाम बताइए, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, आपसे ज्यादा एक्टिव कौन था उसमें? उस टाइम मनोहर लाल जी का भाषण याद है आपको, क्या कह रहे थे चर्चा में अपने? लठ उठा लो। अपने समर्थकों को लठ उठाने की बात कोई मुख्यमंत्री सोच सकता है क्या? एक संवैधानिक पद पे शपथ लेकर के आप बैठे हुए हो, मनोहर लाल जी ने कहा लठ उठा लो। एक बात, थोड़े दिन जेल में रहोगे, उसके बाद सारे नेता बन जाओगे। ये कैमरे पे है अजीत जी, मैं वर्बली वैसे नहीं कह रहा आपको, हवाई नहीं, कैमरे पे। उसके बाद एक महिला कहती है, जिनका जनता दरबार टाइप जन संवाद जो चलाया था, आपको ध्यान होगा लोकसभा से पहले, रन अप टू लोकसभा, एक महिला ने हाथ जोड़ के ये कहा, ग्रामीण महिला ने, कि साहब हमारे यहाँ एक फैक्ट्री लगवा दीजिए, कुछ बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसके तो तमाम जवाब हो सकते हैं ना अजीत जी। उन्होंने शायद कह दिया चांद पर भेज दूंगा, ऐसा कुछ। उन्होंने कहा कि अगला चंद्रयान आएगा तब उसमें तुमको भेज देंगे। आप सी द लेवल ऑफ एरोगेंस, इसको अहंकार से अगर कोई बड़ा शब्द होता है अजीत जी तो वो, उसको भी छोड़ दीजिए आप। एक तो है व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरा करनाल के अंदर आप अब जब घूमेंगे तो एक बार करनाल में जाके, जो करनाल में बीजेपी के टॉप लीडर्स भी है ना,
अगर मनोहर लाल जी करनाल के दौरे पे होते थे और किसी को मिलना है तो अपॉइंटमेंट से मिलना पड़ता था उनके टॉप वर्कर्स को, नंबर 1। और अपॉइंटमेंट 10 आदमियों की मिलेगी। और अपॉइंटमेंट कौन देगा? उनके चारों तरफ का जो भी स्टफ है, जो आज साइड लाइन हो गया। तो ही वाज मोर ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, लेस ऑफ ए पॉलिटिशियन, फॉरगेट अबाउट बीइंग सीएम। और चंडीगढ़ में उनके घर में जाके देख लीजिए आप, जो मोदी का स्टाइल है कि कोई फटक नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, सेम वाज द केस इन चंडीगढ़ ऑल्सो। नायब सिंह सैनी ने, देखिए जो बात है सबकी कहनी थी, नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री का आवास खोला आम जनता के लिए, इसमें कोई शक नहीं। रात को 1-1 बजे तक दरवाजा खुला, लोग गए। मनोहर लाल का तो दिन में भी बंद होता था, आप जाके दिखाइए, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो जी बेसिकली क्या है कि जो आइवरी टावर्स में जो रहने का जो एक स्टाइल था, वो बीजेपी को आज महंगा पड़ रहा है। और कोई भी वर्ग आंदोलन, देखिए किसी भी प्रदेश में आंदोलन होते हैं, लोग अपनी मांग करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप। कोई एक वर्ग बताइए, सरपंचों से लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर के टीचर से लेकर कोई एक वर्ग जिसको लठ ना लगे हो चंडीगढ़ में या लठ ना लगे हो करनाल में। तो ये क्या बात है? किसी को जी तो बख्श देते मनोहर लाल जी। तो आज उसका हाँ, जो फॉल आउट है, उसके परिणाम आप देख रहे हैं, जिसको मोदी जी चाहकर भी उन गड्ढों को भर नहीं रहे, और मनोहर लाल जी अब भी ताजे खड्डे खोद रहे हैं। 2 दिन में 2 खड्डे खोदे। हिसार की बात की आपने, अम्बाड़ा में देख लिया, और अभी तो 7-8 दिन और पड़े हैं, पता नहीं किसको क्या बोलाएंगे। तो उनको तो बेहतर ये हो कि दूर कर लें, हरियाणा से ही बाहर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेमंत अत्री साहब। अजीत जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, जो आपने अभी सवाल पूछा साथी से, जो आपने कहा कि मोदी से नाराजगी का कारण। बेसिकली क्या है अजीत जी, हरियाणा के अंदर इस चुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव में, आपने मनोहर लाल खट्टर से आम आदमी की निराशा और नाराजगी देखी लगातार। अब जो हरियाणा में जो नैरेटिव बनकर है ना कि मोदी जी की जनसभाओं को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण एक और है। आप तमाम लोगों से बात करेंगे, पता लगेगा आपको फील्ड में। वो ये कहते हैं कि साहब मनोहर लाल तो कुछ थे ही नहीं, मनोहर लाल को तो हमारे ऊपर थोपा ही मोदी ने, और तमाम नाकामियों के बावजूद उनको 9.5 साल तक हमारे कंधे पर डाल के रखा। तो इसलिए जितनी नाराजगी थी वो मनोहर लाल जी के प्रति, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट अब मोदी जी की रैलियों में और उनको भीड़ को लेकर के जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो एक नाराजगी का एक वो बड़ा फैक्टर है। वो आप हर जगह आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।